हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बड़ा कैरियर पे। आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधन चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी क्लास 10 का। सबसे पहले देखेंगे कि संसाधन क्या होता है। तो हम लोगों को पता है कि हम लोग अपने डेली जीवन में बहुत सारे चीज़ों का उपयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे कि जिस घर में हम रहते हैं वो क्या है, संसाधन है। ये पेन क्या है, संसाधन है। बोर्ड क्या है, संसाधन है। तो वैसे सभी चीज़ें जो हम यूज करते हैं वो क्या है, संसाधन है। संसाधन दो प्रकार के होते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय क्या होता है, वैसा संसाधन जो नया बन सकता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नवीकरणीय बोलते हैं। मतलब फिर से वो बन सकता हो। जैसे जल है, पेड़ पौधा है, ये सब क्या है, नवीकरणीय है, क्योंकि ये एक बार खत्म होने के बाद दोबारा बन सकता है। और वैसा संसाधन जो एक बार उपयोग होने के बाद जब खत्म हो जाता है तो वो दोबारा नहीं बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय बोलते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब एक बार खत्म होने के बाद दोबारा नहीं बनता है ना। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, अनवीकरणीय कहते हैं। उसके बाद हम लोग संसाधन को अपने सुविधा अनुसार चार भागों में बांट देते हैं अध्ययन करने के लिए। पहला उत्पत्ति के आधार में बांटते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार, उत्पत्ति मतलब होता है ओरिजिन, है ना। एक होता है जैव, क्या होता है, उत्पत्ति के आधार पर पहला होता है जैव संसाधन। जैव मतलब क्या हुआ, जिसमें लाइफ, जिसमें जीवन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैव संसाधन बोलते हैं, है ना। जैसे कि मनुष्य है या पेड़ पौधा है, कोई एनिमल्स है, ये सब क्या है, जैविक है, संसाधन है। कैसा है, जैविक है, इसमें लाइफ है ना, जीवन है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैव संसाधन बोलते हैं। दूसरा होता है अजैव संसाधन, जिसमें लाइफ नहीं होता है। जैसे कोई खनिज है, जैसे कोयला हो गया, धातु हो गया, ये सब में लाइफ होता है, नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अजैव बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर लाइफ नहीं होता है। उसके बाद हम लोग अगला उपयोगिता के आधार पे बांटते हैं। तो उपयोगिता के आधार पे क्या होता है, ये नवीकरणीय होता है और एक अनवीकरणीय होता है। इसके बारे में तो अभी बताए ही है ना, कि नवीकरणीय जो नया हो सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नवीकरणीय। एक बार उपयोग होने के बाद फिर से नया बन सके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नवीकरणीय बोलते हैं। जैसे कि मृदा है, मिट्टी की बात कर रहा है, सौर ऊर्जा है, ये सब खत्म नहीं होता है, होता है क्या, नहीं होता है। एक बार खत्म होगा फिर से बन जाएगा। वो हम लोग बाद में बात करेंगे कि मिट्टी कैसे बनता है। अगला चैप्टर जब मृदा पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके बाद अनवीकरणीय, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, वैसे संसाधन जो नया नहीं बन सकता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय। जैसे कोयला, पेट्रोलियम है, ये सब नया नहीं बनते, एक बार खत्म होने के बाद नहीं बनते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला जो है स्वामित्व के आधार पर। जब स्वामित्व के आधार पर मतलब क्या हुआ कि संसाधन बहुत सारे हमारे आसपास, उसका कोई ना कोई तो मालिक होगा ना, कोई ऑनर होगा उसका, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वामित्व, है ना। मतलब मालिकाना हक किसका है। तो पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत नाम से पता चल रहा है, किसी व्यक्ति का संसाधन होगा। जैसे कि ये कोचिंग, ये भी क्या अपने आप में संसाधन है। तो ये कोचिंग भी सर का है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिगत संसाधन हो गया। उसके बाद जैसे कि अपना घर हो गया, भूखंड हो गया, कोई कार वगैरह है, या और भी वैसी चीज़ें जो हमारा पर्सनल, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिगत। दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या होता है,
वैसे संसाधन जिस पे पूरा मतलब समुदाय का, पूरा समाज का प्रभाव होता है, सब वो उपयोग कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि पंचायत भवन हो गया या और भी शमशान घाट वगैरह हो गए, ये क्या है? उस पे पूरे समुदाय के लोग उसका उपयोग करते हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। उसके बाद होता है राष्ट्रीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर तीसरा होगा राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? वैसे संसाधन जिसपे किसी देश का अधिकार हो, ना तो किसी व्यक्ति का अधिकार हो, ना तो कोई दूसरे देश का अधिकार हो, मतलब जिस देश में है उस देश का अधिकार हो, उसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। जैसे नदी किसका होता है? देश का है। पहाड़ किसका होता है? देश का होता है। तो ये सब क्या हो गया? राष्ट्रीय संसाधन हो गया, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई ये स्वामित्व नहीं रहता है, ये देश का हो गया। उसके बाद देश के अंदर और भी बहुत सारे जो संसाधन हैं, है ना, वो सरकार के अंतर्गत होते हैं, वो क्या है? राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? वैसे संसाधन जिसपे किसी भी देश का प्रभाव नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल है ना, इसका उपयोग कोई भी देश कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे अपना देश है, मान लो इंडिया, ये इंडिया का कोस्टल एरिया हो गया, और इधर से इधर कौन सा है? बंगाल की खाड़ी, और इधर हिंद महासागर, और इधर क्या है? बे ऑफ क्या बोलते हैं इधर? अरब सागर। इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, और इधर हिंद महासागर, ये है। तो मान लो कि यहाँ जो इंडिया का जो कोस्टल एरिया है, इसके 200 किलोमीटर तक का जो भी संसाधन मिलेगा, यानी इंडिया के तट से 200 किलोमीटर दूरी तक का जो भी संसाधन मिलेगा वो इंडिया का होगा। लेकिन इसके बाद वाला जो भी मिलेगा 200 किलोमीटर के बाद, वो क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा, है ना। जैसे समुद्र किसका है? वो अंतर्राष्ट्रीय है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, क्योंकि इस पे किसी भी देश का प्रभाव नहीं है। वहाँ पे सभी देश उसको अपने जरूरत के अनुसार क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगला है विकास के आधार पर, यानी संसाधन जो है इसको हम लोग 4 भागों में बांट कर बात कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। इसमें से चौथा कौन है? विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर अगर हम देखते हैं तो एक होता है, विकास के आधार पर पहला होता है संभावित संसाधन। ये संभावित संसाधन क्या होता है? संभावित मतलब होता है संभावना, यानी ये भविष्य में हमारे लिए संसाधन, जैसे बहुत सारे ऐसे भी तत्व होंगे जिसके बारे में अभी हमको ज्ञात नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे संसाधन होंगे जिसके बारे में हमें कोई आइडिया अभी नहीं है, और जब उसके बारे में आइडिया नहीं है हमें, तो उसे हम लोग संभावना ऐसा व्यक्त करते हैं कि ऐसा संसाधन हो सकता है। ठीक है, आज से 50 साल 100 साल पहले बहुत सारे लोग आज जो संसाधन है उसके बारे में भी बहुत सारे ऐसे संसाधन थे जिसके बारे में नहीं पता रहा होगा। तो वैसे ही ऐसे बहुत सारे संसाधन होंगे जिसके बारे में अभी हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन भविष्य में ज्ञात होगा। तो वो सभी संसाधन क्या कहलाएंगे? संभावित संसाधन कहलाएंगे, यानी भविष्य में इसकी संभावना बनती है कि ये हमारे संसाधन के रूप में हम उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है विकसित संसाधन। ये विकसित संसाधन क्या होता है? मतलब वैसा संसाधन जो अभी पूर्ण रूप से विकसित है, जिसका हम अपने अभी डेली जीवन में उपयोग कर सकते हैं अपने सुविधानुसार। जैसे कोयला वगैरह है, ये क्या है? विकसित है, क्योंकि इसको निकालने का जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, वो हमारे पास है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विकसित संसाधन बोलते हैं। उसके बाद होता है एक भंडार संसाधन। भंडार मतलब होता है रिजर्व है ना, यानी हमारे पास तो है, इसको हम अभी निकाल नहीं रहे हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे? इसको निकालेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? भंडार संसाधन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद एक होता है संचित कोष। संचित कोष भी एक प्रकार से भंडार संसाधन जैसा ही है, यानी कि हमारे पास ये जमा है, ये भी क्या है? जमा है, भविष्य में हम इसका क्या करेंगे? उपयोग करेंगे, है ना। तो ये संचित कोष हो गया। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं संसाधन नियोजन। एक टॉपिक है संसाधन नियोजन। तो नियोजन मतलब क्या होता है? प्लानिंग करना, है ना। जैसे हम लोगों को पता है कि संसाधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बिना संसाधन का हमारा काम हो सकता है? नहीं हो सकता है।
आजकल हम लोग जितने भी डेवलपमेंट के काम करते हैं, विकास के काम करते हैं, वो संसाधन के बदौलत ही करते हैं। कोई भी देश अपने यहाँ जो संसाधन है उसका जितना ज़्यादा उपयोग करेगा वो उतना ज़्यादा ही विकसित बनेगा। ठीक है, इसीलिए संसाधन तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये विकास में योगदान देता है और मानव भी एक संसाधन ही होता है, ये तो पता होगा। तो जब संसाधन हमारे लिए इतना जरूरी है तो इसको हमें क्या करना चाहिए, प्लानिंग के साथ खर्च करना चाहिए। जैसे कोई भी कीमती चीज़ का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, सही तरीके से करते हैं। उसी प्रकार से जो संसाधन है वो हमारे लिए बहुत ही कीमती है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो उपयोग करेंगे वो बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। इसको नियोजन कैसे किया जाएगा इसके बारे में सोचेंगे, है ना, प्लानिंग बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ज़रूरत के अनुसार ही खर्च करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद जो हमारा विकास कार्य है वो भी चलता रहे, इसको भी ध्यान में रखना है, लेकिन इसको बर्बाद नहीं करना है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, संसाधन का नियोजन कर सकते हैं। उसके बाद संसाधन का संरक्षण। संरक्षण मतलब होता है कंजर्व करना, इसको बचा कर रखना, है ना। जैसे पानी का संरक्षण करते हैं ना हम लोग, क्योंकि जल जीवन है, करते हैं हम लोग। उसी प्रकार से संसाधन विकास में योगदान देता है ना। कोई भी देश कितना विकास करेगा ये निर्भर करता है कि वहाँ पर कितना संसाधन है, या वो अपने संसाधन का किस प्रकार से उपयोग किया। जिस हिसाब से वो अपने संसाधन का उपयोग करेगा उसी हिसाब से वो देश क्या होगा, विकास करेगा। तो जब संसाधन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है तो इसका संरक्षण करना जरूरी है या नहीं है, जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग करेंगे कि जो संसाधन है उसको बर्बाद नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि कोयला है, तो कोयला को हम लोग क्या करेंगे कि बर्बाद नहीं करेंगे, बिजली बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जब बिजली का उपयोग करते हैं तो बिजली कैसे बनता है, कोयला से बनता है। अधिकांश जो अपने यहाँ जो बिजली बनते हैं उसमें से मान सकते हो कि 70% जो है ना अभी भी थर्मल एनर्जी से बनते हैं, यानी कोल से बनते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कोयला का बर्बाद नहीं करेंगे, या जो बिजली है ये सब भी क्या है, हमारे लिए तो संसाधन है ना, तो इसलिए हम लोग इसका भी बर्बाद नहीं करेंगे। और जितने भी हमारे लिए संसाधन है उसको हम लोग क्या करेंगे, बर्बाद ना करेंगे। इससे क्या होगा कि संरक्षण होगा उसका। दूसरा, सरकार के स्तर पे भी कुछ काम करना चाहिए। सरकार को कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कि जो संसाधन है उसका क्या हो सके, संरक्षण हो सके, मतलब उसका बर्बादी कम हो सके। जैसे कि कभी कभी देखने को मिलता है ट्रांसपोर्टेशन में मतलब कि बर्बाद हो जाता है, कभी कभी जहाँ पे खदान वगैरह होते हैं वहाँ पे बर्बाद हो जाता है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संसाधन हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना। तो इसलिए इसका संरक्षण करना जरूरी होता है। उसके बाद अगला है सतत विकास। ये सतत विकास क्या होता है, सतत विकास वैसे विकास को कहते हैं जिसमें हम अपनी वर्तमान जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी कर ले और भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन को बचाकर रखें। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सतत विकास कहते हैं। जैसे कि मान लो कि कोयला है, अगर कोयला को हम पूरी तरीके से भी यूज करके ख़त्म कर दे तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो क्या आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो जब आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा, और हमको पता है कि संसाधन एक महत्वपूर्ण हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे जीवन में, डेवलपमेंट के लिए जरूर रखता है, तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ जब ना मिलेगा तो वो विकास कम करे। ठीक है कि उसका अल्टरनेट आजकल जो है ना हम लोग सोर्स ढूंढ रहे हैं और बहुत सारा ढूंढा भी गया है, लेकिन कोई और भी तो मतलब संसाधन हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि सतत विकास पे ध्यान देना चाहिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो जितना जरूरी हो संसाधन का उतना ही उपयोग करेंगे, उसको बर्बाद होने से रोकेंगे, भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए उसका यूज करेंगे। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सतत विकास कर देंगे। एक ऑब्जेक्टिव के लेवल पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि जैसे 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, पर्यावरण हमारे लिए एक संसाधन ही है ना, क्योंकि वहाँ पर उसके अंतर्गत पेड़ पौधे और जीव जंतु आते हैं, जो कि हमारा जो मतलब पर्यावरण है उसके लिए जरूरी होते हैं। इसलिए इसको संरक्षण किया जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। अब हम लोग देखते हैं कि प्रश्न कैसे पूछते हैं एग्जाम में, है ना। जब एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन पूछेंगे तो किस प्रकार से पूछेंगे, तो देखिए ऊपर से देखते हैं।
पूछेगा कि संसाधन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या लाभ है ना। तो पहले तो पूछ सकता है कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। दूसरा वो पूछ सकता है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं। इसके बारे में हमको लिखना पड़ेगा कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है और अनवीकरणीय क्या होता है। इसमें हम बताएंगे नवीकरणीय कौन सा संसाधन है और अनवीकरणीय क्या कौन सा है। उसके बाद और क्या पूछा जा सकता है हमसे, तो हमसे पूछा जा सकता है कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन में क्या अंतर है, ये भी पूछा जा सकता है। या ऑब्जेक्टिव के लेवल पर पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन जैव संसाधन है या इनमें से कौन अजैव संसाधन है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका हमें जवाब देना है। उसके बाद और क्या क्वेश्चन बनेंगे, तो पूछ सकता है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं। उसमें हम लोगों को बताना पड़ेगा कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और अनवीकरणीय किसे कहते हैं। यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ सकता है इनमें से कौन नवीकरणीय है या इनमें से कौन अनवीकरणीय है। वो अपने हिसाब से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या करेंगे, अपना जो हम लोग जानते हैं नवीकरणीय कौन होता है और अनवीकरणीय कौन होता है, उसके हिसाब से क्या करेंगे, उसको टिक करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ सकता है वो व्यक्तिगत संसाधन से आप क्या समझते हैं। ये भी पूछ सकता है कि व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, तो बताएंगे। सामुदायिक संसाधन क्या होता है, ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन। राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, इस प्रकार से पूछ सकता है। या ऑब्जेक्टिव के लेवल पर भी कुछ यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद और पूछा जा सकता है क्वेश्चन संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं, यानी जो हमें बताया कि संसाधन नियोजन, तो यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद पूछा जा सकता है कि संसाधन जो होते हैं इसका संरक्षण क्यों किया जाना चाहिए, है ना। तो संसाधन का संरक्षण क्यों करना चाहिए, तो हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बचाना जरूरी है। उसके बाद पूछेगा कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं, है ना। तो अभी हम लोग सतत विकास की बात किए थे कि सतत विकास क्या होता है, तो इसके बारे में बताएंगे सतत विकास क्या होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब संसाधन में हम लोग पहला पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन अगले क्लास में, जिसका नाम होगा मृदा। मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे कि मिट्टी किस प्रकार से बनते हैं, है ना, और कितने प्रकार के होते हैं, भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन से मिट्टी पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग मिट्टी के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। और आप लोगों को अगर कोई समस्या दिखे इसमें तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ सुझाव दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।